हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर हम यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए महामैराथन क्लासेस लेके आए हैं। और ये महामैराथन क्लासेस आपकी राजन सीरीज की हैं और ये क्लासेस आपके लिए पेपर के लिए रामबाण साबित होंगी, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपकी पेपर में। ठीक है, तो चलिए, मैंने आपको जो है राजन सीरीज के जो आपके थर्ड सेमेस्टर में बहुविकल्पीय हैं वो मैंने पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के भी करा दिए हैं और आपकी हिंदी के भी करा दिए हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप जाके हमारे टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, और इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर जो है इससे आपका एक रिवीजन होता रहेगा, इससे रिवीजन होगा तो आपको कहीं ना कहीं पेपर के समय अगर वो क्वेश्चन आता है तो याद रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस क्लास को ज़रूर ही देखिए। तो यहाँ पर हम आपको डीएलएड आपका जो है यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर है और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट पेपर है आपका, मैं आपको फर्स्ट पेपर, इसका नाम क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। क्या नाम है? शैक्षिक मूल्यांकन तो हमारे पेपर का नाम क्या है? शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत की है वैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में भी कीजिए, क्योंकि अब सिलेबस का लेवल जो है आपका बढ़ चुका है और यहाँ से आपको जो है बैक लगने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हम 2 सेमेस्टर अगर अच्छे से क्लियर करते चले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसमें थोड़ी अपनी तैयारी को लो कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अच्छे से पढ़िए और प्रॉपरली हर एक सब्जेक्ट को उसको जो है कंप्लीट कीजिए अपनी, और जिसमें आप जो वीक हैं उनको आप पहले सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए और उनको ज़्यादा समय भी दीजिए। सही है, तो यहाँ पर हम राजन सीरीज़ का आज हम इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए और आप हमारी क्लास में टाइम से आ सकें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप जुड़ चुके होंगे क्लास के साथ। तो देखेंगे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो यहाँ पर हमारा पहला अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है कि मूल्यांकन की 2 विशेषताएं लिखिए। क्या है? मूल्यांकन की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर आपसे 2 पूछी गई हैं तो आप 2 ही लिखें, क्योंकि वहाँ पर आपको काम टाइम जो होगा वो कम होगा और जो क्वेश्चंस होंगे वो ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, आप फर्स्ट में और सेकेंड में करते आए हैं, तो जो ज़्यादा अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर लेगा वह जो है यहाँ पर अच्छे नंबर लाता है बीटीसी में। सही है, तो यहाँ पर ये आपको जो है 22 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसकी विशेषता क्या होगी? यह एक व्यापक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है, सेकंड क्या दिया है? यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर क्या दिया है? सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है कि सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। क्या है? सतत मूल्यांकन के 2 महत्व बताइए। तो यहाँ पर आपसे क्या है? 2 महत्व पूछे गए हैं। ये भी आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्लास से आपकी महामैराथन क्लास ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सारे प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट होते जाएंगे और आप क्लास को भी अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला इसमें दिया है, इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। क्या है? इसको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, इसमें अधिगमकर्ता बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान देता है। क्या है? इसमें अधिगमकर्ता जो होता है वो बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर क्या देता है? ध्यान देता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो थर्ड नंबर हमारा क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है कि शैक्षिक नवाचारों के उद्देश्य बताइए। तो शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला दिया है कि शिक्षक में
तो पहला इसमें दिया है शिक्षा में शिक्षण नवाचारों के प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण व्यवस्था को जो है विश्व स्तरीय क्या है, शिक्षण व्यवस्था को विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में आगे पहुंचाना है, इससे कि संसार में हमारी शिक्षा प्रणाली क्या आदर्श रूप से मानी जा सके। ठीक है, कि नवाचार, शैक्षिक नवाचार लाने का मतलब ये होता है कि हम शिक्षा व्यवस्था में ऐसे ऐसे चेंजेस लाएं जिससे क्या है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही अच्छी हो। ठीक है, औरों से अच्छी हो, और हमारा जो विश्व है स्तर है वहाँ पे भी ये आगे पहुँचे। ठीक है, विश्व स्तर में भी आगे पहुँचे। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला इसका पॉइंट दिया है वो है सेकंड नंबर है कि शिक्षण में अधिगम प्रक्रिया को सरल एवं प्रभावी बनाना। कैसे बनाना? सरल बनाना और प्रभावी बनाना हमें। ठीक है, शिक्षण को। आगे थर्ड पॉइंट दिया है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। कैसा? छात्रों का सर्वांगीण विकास करना मतलब छात्र का ऑल ऑफ डेवलपमेंट करना है हमें उसका, जिससे कि छात्रों में अंतर्निहित प्रतिभाओं का विकास किया जा सके, जिससे कि उनके अंदर जो क्षमताएं छिपी हुई हैं, जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, उनको हम उजागर कर सकें। ठीक है, क्योंकि अगर उनके अंदर जो क्षमता उनकी हैं और जो उनके लिए आता है वो छुपा रहेगा, इससे बच्चे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, और उनका ना ही सर्वांगीण विकास हो पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे क्या दिया है, फोर्थ नंबर हमारा अब दिया है इसमें कि छात्रों एवं शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना, और छात्रों एवं शिक्षकों का नवीनतम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास लाना, जिससे कि वे क्या है, जिससे कि वे आत्मनिर्भर एवं कुरीतियों से दूर रह सकें। ठीक है, आत्मनिर्भर और कुरीतियों से दूर रह सकें। ठीक है, तो हमारी शिक्षा व्यवस्था में इस तरीके से हमें नवाचार लाने हैं जो छात्र के लिए ही नहीं, मतलब शिक्षक के लिए भी। छात्र और शिक्षक दोनों ही क्या रहें, अंधविश्वासों से दूर रहें, और जो पहले से प्रथाएं चली आ रही हैं हमारे समाज में, जो कुनीतियाँ चली आ रही हैं, उनको बदलें, उनको दूर किया जाए। ठीक है, ये किसके अनुसार हो सकता है? ये केवल शिक्षा के अनुसार ही संभव हो सकता है। फिफ्थ पॉइंट यह है कि शिक्षक नवाचारों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाना। कैसा बनाना? स्थायी बनाना। ठीक है, क्योंकि जब छात्र क्रियाशील होकर ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह ज्ञान स्थायी होगा। ठीक है, जब बच्चा क्रियाशील होगा, अगर मान लो बच्चा एक्टिव है, तब वो अच्छे से अपने ज्ञान को प्राप्त भी कर पाएगा, और वो ज्ञान कैसा होगा? उसका स्थायी होगा। ठीक है, स्थायी का मतलब आगे भी वो उसको कहीं ना कहीं जो है उसको प्रॉफिट देगा, उसको लाभ देगा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से अपने शिक्षा प्रणाली में क्या है, नवाचार लाना है, इसका यही अर्थ है। ठीक है, कि शैक्षिक नवाचार का उद्देश्य, यही इनका उद्देश्य होता है। आगे चलते फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि गणितीय कौशल को संक्षिप्त में बताइए। तो गणितीय कौशल को संक्षिप्त में बताना, इसको मतलब थोड़ा डिटेल में बताना है, और ये भी आपका जो है 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गणितीय कौशल के अंतर्गत शीघ्रता एवं शुद्धता से गणना करने की योग्यता, तार्किक ढंग से विचार करने की योग्यता, और क्रम व आकृतियों को पहचानने व उनमें अंतर करने की योग्यता, और दैनिक जीवन के साधारण समस्याओं में गणितीय प्रत्ययों के प्रयोग की योग्यता आदि भी को शामिल किया जाता है। ठीक है, जिसका बालक में विकास किया जाना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि गणित कौशल ऐसा होता है कि सभी के लिए आना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं गणित को हमें जो है वो अपने दैनिक जीवन में जो है समस्या को सुलझा सके, जो गणितीय प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, उनको जो है हैंडल कर सके, उनको सुलझा सके। ठीक है, इस तरीके से जो गणितीय कौशल होता है एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे बच्चे की तार्किक शक्ति जो होती है उसकी योग्यता में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, और वो अंतर भी चीज़ों में कर सकता है। ठीक है, क्रम में और आकृति में अंतर कर सकता है कि कौन सी चीज़ बड़ी है, कौन सी चीज़ छोटी है, और किस तरीके से हम अपने दैनिक जीवन में जो है कहीं ना कहीं जो है मैथ का प्रयोग करते ही करते हैं। सही है,
तो वहाँ भी उसके इस कौशल को बढ़ाने के लिए भी गणितीय कौशल की आवश्यकता होती है। सही है, आगे चलेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5th नंबर क्वेश्चन दिया है स्थायी कौशल। तो 5th नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है भाषाई कौशल से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आपको भाषाई कौशल, तो आपको क्वेश्चन में जो है इससे आपको ये पता चल रहा है कि आपको कौशल कोई सा भी उठा के पूछ लिया जाएगा, ठीक है। फिर चाहे आपका भाषाई कौशल हो, गणितीय कौशल है, या आपका कोई और कौशल हो, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी कौशल आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें दिया है भाषा कौशल में क्या लिखेंगे, भाषा कौशल से हमारा तात्पर्य बालक के भीतर विभिन्न भाषाई कौशलों या भाषा संबंधित दक्षताओं का विकास करने से है। बालक के जीवन में जितना महत्व भाषा का है उतना महत्व क्या है, अन्य किसी वस्तु का नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाषा हमारी जो है, जब हमारा जन्म होता है तो सबसे पहले क्या है, हम अपनी जो है भाषा का ही यूज़ करके क्या है बोलते हैं। उस समय हमारी क्या भाषा होती है, वो हमारी होती है मातृभाषा, ठीक है। तो हम किस में करते हैं, स्टार्टिंग में बच्चा मदर टंग में यूज करता है, ठीक है। अतः बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल, बालक के भीतर भाषा संबंधी कौशल क्या है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का विकास करना अत्यधिक आवश्यक है। अगर बच्चे को अच्छे से भाषा नहीं आ रही है तो इन सारे जो कौशल हैं और भी हमारे, उनका विकास नहीं हो सकता है। जब तक शुद्ध भाषा नहीं पता होगा, ना वो शुद्ध लिख पाएगा, ना वो शुद्ध बोल पाएगा, ठीक है, और ना ही शुद्ध पढ़ पाएगा। तो भाषा का विकास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए, और ये इसकी दक्षता भी हर एक बच्चे के अंदर होना चाहिए। सही, आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि परीक्षण और मापन की किन्हीं दो समानताओं को बताइए, ठीक है। यहाँ पर समानताएं बतानी है कि दोनों में क्या चीज़ मैच करती है, ठीक है। तो परीक्षण एवं मापन दोनों मूल्यांकन की प्रक्रियाएं क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रियाएं हैं। परीक्षण और मापन दोनों ही क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया है, और दोनों शिक्षण के अभिन्न अंग हैं। अभिन्न का मतलब है ये ऐसे अंग हैं इनके बिना जो है कहीं ना कहीं शिक्षा जो है पूरी नहीं हो पाएगी, और यहाँ पर जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसमें इनकी समानता होती है। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मौखिक परीक्षा के 2 गुण बताइए। क्या है, मौखिक परीक्षा के मतलब कि जो ओरल हम टेस्ट लेते हैं उसके गुण क्या होते हैं। तो पहला इसमें दिया है मौखिक परीक्षाएं निदानात्मक कार्य के लिए अति उपयोगी हैं, ठीक है। किसके लिए, निदानात्मक कार्य के लिए। सेकंड इसमें दिया है छात्रों में आत्मविश्वास जागृत करती हैं। क्या करती हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई क्लास में बच्चा नहीं बोल रहा है, ज़्यादा नहीं बोलता है, तो क्या करें आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछिए। इससे क्या उसकी झिझक भी खत्म हो जाएगी और वो अच्छे से क्लास में भी बोल पाएगा, उसका आत्मविश्वास भी क्या होगा, बढ़ेगा उसका। सही है, तो इसीलिए हम जो है ओरल या मौखिक परीक्षाएं रखते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार बताइए। तो क्रियात्मक शोध जो शोध होता है हमारा, उसका मूल आधार क्या है। तो समस्या हमारी और समाधान हमारा, समस्या हमारी और समाधान हमारा, ठीक है। तो क्रियात्मक शोध का मूल आधार है, ठीक है, कि समस्या हमारी है तो समाधान भी हमारा ही होगा। सेकंड इसमें दिया है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर दिया है। तो 9 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है मूल्यांकन क्या है। तो यहाँ से आपको पूछा गया है मूल्यांकन के बारे में। तो मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है, मूल्यांकन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जांच ही मूल्यांकन है। जो शैक्षिक उद्देश्य हैं कि बच्चे ने कहाँ तक उसको प्राप्त किया है, इसको हम जांचने के लिए क्या है, मूल्यांकन का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। मूल्यांकन के बिना हम बच्चे की शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त मतलब कि पता नहीं लगा सकते, उनकी जांच नहीं कर सकते कि कितना बच्चे के अंदर विकास हो गया है, ठीक है। आगे चलेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है परिकल्पना क्या है। क्या है, परिकल्पना क्या है। तो समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही क्या होता है, परिकल्पना होता है। दूसरे शब्दों में जानेंगे, समस्या समाधान का पूर्ण अनुमान ही परिकल्पना है। समस्या समाधान का पूर्व अनुमान, जैसे कोई समस्या है हमारे आगे, उसका समाधान जो है हम पहले से उसका अनुमान लगा लें,
तो यही क्या होता है, परिकल्पना होता है। परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि परिकल्पना को और किस नाम से जाना जाता है, कि परिकल्पना को और किस नाम से जाना जाता है या और क्या कहा जाता है, तो परिकल्पना को ही हम क्रियात्मक परिकल्पना भी कहा जाता है। ठीक है, तो परिकल्पना ना कहे के क्रियात्मक परिकल्पना आंसर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आंसर यही होगा। सही है, तो आपको क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना ना भूलें मुझे। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि परिकल्पना को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो किस किस नामों से जाना जाता है, अभी हमने एक बताया आपको। ये परिकल्पना को क्रियात्मक परिकल्पना कहते हैं तथा उपकल्पना के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, उपकल्पना के भी नाम से जानते हैं और क्रियात्मक परिकल्पना के नाम से भी जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं का मापन, उनके व्यक्तित्व एवं रुचि का अध्ययन किया जाता है, वह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। अगर मूल्यांकन की डेफिनेशन आ रही है आपको लिखने को तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हैं। सही है, लेकिन कंडीशन ये होती है कि वो डेफिनेशन पेपर में ना दी हो। ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चन में वो डेफिनेशन ना दी गई हो, वही डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ती है। आगे चलेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है। क्या है क्वेश्चन, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत निर्देशित प्रथम चरण क्या कहलाता है। तो पहला चरण पूछा गया है यहाँ पर आपसे। मैंने आपको इसके सारे चरण कराए हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी, अगर आपको लग रहा है कि ये चरण वरण क्या हो रहा है, मुझे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरी क्लास में जाके देख सकते हैं। मैंने आपको वहाँ पर क्रियात्मक शोध के चरण बाकायदा सही से कराए हैं। सही है, तो पहले चरण में क्या है, समस्या की पहचान करना। पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे। ठीक है, तो ये पहला चरण होता है क्रियात्मक शोध का। आगे देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक मापन का क्या उद्देश्य। तो 14 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक मापन का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, शैक्षिक मापन का अर्थ बताना है। ठीक है, तो देखेंगे क्या है अर्थ। तो किसके अनुसार, बैचले के अनुसार। किसके अनुसार, बैचले के अनुसार। तो आप जो हैं, अगर एजुकेशन में डेफिनेशन सहित अगर डेफिनेशन किसी राइटर के द्वारा लिख के आते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। सही है, क्योंकि अगर आपने जो भी डेफिनेशन लिखी है, उसकी परिभाषा लिखी है, तो वहाँ पर अगर आपको कोई मनोवैज्ञानिक के अनुसार याद है तो वही आप लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे तो उस टाइम पेपर के टाइम कहाँ इतना याद रहता होगा कि हम इसका याद कर लें और ये वाली लिखाएं। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आपको याद हो सकती हैं तो आप याद करके इनको अगर पूछने को आए तो आप इस तरीके से लिखें। तो बैचले के अनुसार क्या है, मापन मूल्यांकन का उपभाग है। क्या है, उपभाग है। मापन के मध्यमान अंक, मात्रा, औसत तथा प्रतिशत आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा, शब्दों द्वारा व्यक्त किया जाता है। आगे दिया है कि मापन मात्रात्मक होता है। कभी पूछा जाए मापन कैसा होता है तो मात्रात्मक होता है। ठीक है, गुणात्मक नहीं होता है। आगे दिया है मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से है। किसका, मापन का संबंध किससे है, केवल भौतिक गुणों से है। ठीक है, आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, समस्या का प्रस्तावित उत्तर क्या कहलाता है। समस्या का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना कहलाता है। क्या कहलाता है, परिकल्पना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला दिया है 16 नंबर है कि ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है। तो क्या कहेंगे, विश्वसनीयता। ठीक है, क्या कहेंगे, विश्वसनीयता कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, विश्वसनीयता।
तो इसके बाद हमने 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन क्या है। हमारा 17 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि मूल्यांकन के प्रमुख प्रकार बताइए। तो यहाँ पर आपको मूल्यांकन के प्रकार बताने थे, तो अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको इसी तरीके से लिखना, ठीक है। तो मूल्यांकन के 2 प्रकार होते हैं, एक परिमाणात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है, और एक होता है गुणात्मक मूल्यांकन। और गुणात्मक और परिमाणात्मक में जो है अलग अलग अंदर के सब टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो परिमाणात्मक मूल्यांकन के द्वारा आता है हमारा लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, ठीक है। प्रायोगिक परीक्षा मतलब जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं वो वाली परीक्षा, ये हमारी गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब हम चलेंगे, अब हम ये हमारी आती हैं परिमाणात्मक मूल्यांकन के अंदर। अब हम देखेंगे गुणात्मक मूल्यांकन के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो गुणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत हमारे आते हैं साक्षात्कार, अवलोकन, घटनावृत्त और जांच सूची और स्तर मापन। क्या है? जांच सूची और स्तर मापन। और यहाँ पर हमारा 17 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर्मेटिंग या रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि रचनात्मक मूल्यांकन होता क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन यह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है, ठीक है। ये क्या हो गया? रचनात्मक मूल्यांकन हो गया। इसके बाद यहाँ पर जो डेफिनेशन देखेंगे, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार है कि रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? छात्र में होने वाले उस व्यवहारगत परिवर्तन की ओर संकेत करता है जिससे कि वह सैद्धांतिक विषयों से प्रायोगिक विषयों की ओर अग्रसर होता है, ठीक है। अर्थात इसमें छात्र द्वारा अपने प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग करने का मूल्यांकन किया जाता है। तो जिस चीज़ को बच्चे को जो है अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है वह हमारा क्या होता है? रचनात्मक मूल्यांकन होता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्रिएटिविटी वाला कह सकते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मूलभूत शोध का दूसरा नाम क्या है। तो यहाँ पर मूलभूत शोध का दूसरा नाम पूछा गया है, तो इसका नाम होता है मौलिक शोध। क्या होता है? मौलिक शोध होता है। 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शून्य परिकल्पना क्या है। तो शून्य परिकल्पना बतानी है क्या है। तो शून्य परिकल्पना निर्देश रहित परिकल्पना होती है। कैसी होती है? निर्देश रहित परिकल्पना होती है, ठीक है। इसके बाद हम 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 21 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि नकारात्मक परिकल्पना क्या है। तो नकारात्मक परिकल्पना 2 प्रकार की होती है, एक नकारात्मक होगी, एक सकारात्मक होगी, ठीक है। तो यहाँ पर नकारात्मक दी है। तो नकारात्मक परिकल्पना में परिकल्पना का कथन होता है जैसे कि एमडीएस से बच्चों के नामांकन की कमी होना। क्या होना? एमडीएस से क्या होना? बच्चों के मूल्यांकन जो नामांकन की कमी होना, ठीक है। ये कैसा होता है? नकारात्मक मूल्यांकन होगा, ठीक है। ये नकारात्मक परिकल्पना होगा ये, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? हमारा 22 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो ये 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन में छात्र ने किसी कार्य को कितनी श्रेष्ठता से पूरा किया है, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो दक्षता आधारित में ये देखा जाता है कि बच्चे ने किसी कार्य को किया है तो किस निष्ठा के साथ और किस श्रेष्ठता के साथ उसको उसने कंप्लीट किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जानेंगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा कि व्यापक मूल्यांकन क्या है। इसको इंपॉर्टेंट आप लगाइए क्योंकि व्यापक मूल्यांकन से क्वेश्चन आना ही आपको है, ठीक है। क्योंकि व्यापक मूल्यांकन आपके इस टॉपिक में जो है एक अलग भूमिका निभाता है, सही। तो देखेंगे क्या है, इसका क्वेश्चन 2 तरीके से बनते हैं। एक पूछा जाएगा क्या होता है, एक इसका अर्थ पूछ लेगा, ठीक है। तो व्यापक मूल्यांकन वह मूल्यांकन है जिसके द्वारा बालक के क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और संज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन दक्षता आधारित मूल्यांकन के साथ साथ होता है, ठीक है। तो इसमें आप ये याद रखिए कि जो व्यापक मूल्यांकन है इसमें बच्चे का 3 पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। एक उसका होगा क्रियात्मक पक्ष होगा, एक भावात्मक पक्ष हो जाएगा और एक होगा संज्ञानात्मक, ठीक है, कॉग्निटिव। तो इस तरीके से मूल्यांकन किया जाता है व्यापक मूल्यांकन के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अब दिया है हमारा कि मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं। अब पक्ष पूछे गए हैं तो मूल्यांकन के 4 पक्ष होते हैं। कितने? 4 पक्ष होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञानात्मक होता है, भावात्मक होता है, कौशलात्मक होता है और क्रियात्मक होता है, ठीक है।
तो ये हमारे जो है 4 इसके पक्ष होते हैं मूल्यांकन के। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तम परीक्षण की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो उत्तम परीक्षण की कितनी 4 विशेषताएं बतानी है। तो उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, सुगमता और क्या होता है विश्वसनीयता। यहाँ पे आप लिख दीजिए 4th पॉइंट लिख लीजिए कि विश्वसनीयता या वैधता लिख लीजिए, ठीक है, वैधता। ठीक है, ये होती है। तो 4th यहाँ पर ये है। आगे देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। क्लास अच्छी लग रही है केवल देखते ना जाए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे टारगेट एग्जाम वाली पर ऐसे ही बने रहिए, क्लासेस देखते रहिए और अपना अच्छे स्कोर लाते रहिए। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मूल्यांकन हेतु कितने प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन से प्रश्न होते हैं, बहुत ही ईजी है क्योंकि आप क्वेश्चन तो करते ही रहते हैं, इन्हीं से रिलेटिव आपको क्वेश्चन आते हैं, आज तक आए हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहु और लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 4 तरीके से हमारे प्रश्न होते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन दिया है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के कौन कौन से पक्ष हैं। तो शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार जो है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल। क्या है, ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और कौशल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 28 नंबर देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शोध कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम बताइए। तो इसको भी हम इम्पोर्टेंट लगाइए क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वही पेपर में आते हैं। तो शोध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक मूलभूत शोध हो गया और व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। कौन सा, मूलभूत शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्रियात्मक शोध क्या है। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध क्या होता है, अनुभूति समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त समाधान ही क्रियात्मक शोध होता है। ठीक है, जो हम वैज्ञानिक पद्धति से हम क्या सॉल्यूशन निकालते हैं वो हमारा क्या होता है, क्रियात्मक शोध होता है। 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि क्रियात्मक शोध के कितने चरण हैं। तो कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 6 चरण होते हैं क्रियात्मक शोध के। ठीक है, आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे दिया है कि शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर कौन कौन से हैं। तो ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर बताना है। तो कौन कौन से हैं, शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से ज्ञानात्मक पक्ष के प्रमुख स्तर निम्नलिखित हैं। ये क्या हो गया, ज्ञान, यहाँ पर ये ज्ञान आएगा। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये क्या होते हैं, स्तर होते हैं किसके, ज्ञानात्मक पक्ष के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 32 नंबर है कि मापन कैसा होता है। तो मापन कैसा होता है, जैसे कि हम पढ़ते आए हैं कि मापन मात्रात्मक होता है। कैसा होता है, माँ से मापन, माँ से मात्रात्मक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। 33 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि क्रियात्मक शोध के उपकरण बताइए। और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनेगा कि क्रियात्मक शोध के 2 प्रमुख उपकरण बताइए। तो दोनों में से कुछ भी आए, आंसर यही होने वाला है। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध के उपकरण का मानविकीकरण नहीं किया जाता है। प्रकरण की परिस्थिति में अनुसार प्रकरण की परिस्थिति के अनुसार उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। कुछ उपकरण इस प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं, अवलोकन हो गया, प्रश्नावली हो गया, साक्षात्कार हो गया और विशेष हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे 2 पूछे तो आप केवल ये सब मत लिखना। ठीक है, ये सब आपको नहीं लिखना है। ठीक है, ओनली आपको 2 ये लिख देने हैं। ठीक है, अगर आपको 2 पूछे जाएँ केवल, क्योंकि जितना पूछ रहा है केवल आप उतना बताइए, क्योंकि एक्स्ट्रा आप बताएंगे आपको नंबर उतने ही मिलने वाले हैं। सही है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मूल्यांकन का उद्देश्य बताइए। तो क्या उद्देश्य होता है? अधिगम स्तर की जांच करना। क्या मूल्यांकन का उद्देश्य है? अधिगम स्तर की जांच करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? कि भावात्मक पक्ष किसे कहते हैं? तो छात्रों की रुचियों, संवेगों और मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावात्मक पक्ष कहलाता है। ठीक है, किससे? छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन भावात्मक पक्ष कहलाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्रायोगिक मूल्यांकन का संबंध किस किस विषय से है? तो जो प्रैक्टिकल्स हम लेते हैं वो किस किस सब्जेक्ट में लेते हैं? तो आपको पता है साइंस में होते हैं, विज्ञान में होते हैं, भूगोल में होते हैं और कृषि में भी होते हैं। किसमें? कृषि में भी होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है। 42 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि नवाचार की विशेषता एवं महत्व बताइए। तो आवश्यकता, अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 42 नंबर है कि नवाचार की आवश्यकता और महत्व बताइए। तो आवश्यकता और महत्व एक ही चीज होती है। तो नवाचार द्वारा शिक्षा की नई विषय वस्तु का समावेशन होता है। किसके द्वारा? नवाचार के द्वारा शिक्षा की नई विषय वस्तुओं का क्या होता है? समावेशन होता है। ठीक है, तो नवाचार द्वारा, अगला दिया है नवाचार द्वारा शिक्षण प्रति प्रभावी हो जाता है। कैसा होता है? शिक्षण अति प्रभावी हो जाता है। तो नवाचार द्वारा शिक्षण कैसा होता है? अति प्रभावी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अगर आपने मेरी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप जाके हमारी क्लासेस देख सकते हैं। मैंने आपको प्रॉपरली सारे जो हैं हर टॉपिक के बारे में कराया हुआ है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा है फॉर्मेटिव मूल्यांकन की कोई दो लाभ बताइए। तो फॉर्मेटिंग मतलब रचनात्मक पूछा है। क्या है? ठीक है, रचनात्मक आएगा यहाँ पे। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन के प्रमुख लाभ इस प्रकार है। पहला दिया है, इसके माध्यम से छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन होता है। कैसा होता है? जो बच्चे का प्रारंभिक ज्ञान होता है शुरू शुरू में, उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं रचनात्मक के द्वारा। अगला दिया है कि इसके द्वारा छात्र की इस योग्यता का पता चलता है कि वह प्राप्त ज्ञान दैनिक जीवन में किस प्रकार प्रयोगी है। तो ऐसे ज्ञान को हम इसके द्वारा करते हैं जिससे बच्चे जो है अपने दैनिक जीवन में इसका प्रयोग कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है आकलित, क्या है? आकलित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो किसके? आकलित मूल्यांकन, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे समेटिव। क्या बोलते हैं? समेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो आकलित मूल्यांकन की योग्यता, आकलित मूल्यांकन की योगात्मक मूल्यांकन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, आकलित मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। किसका? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का। प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार क्या कहा है? आकलित मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है। क्या है? आकलित मूल्यांकन एक व्यापक क्रिया है जो कि छात्रों का शैक्षिक, व्यक्तिगत और व्यवहारिक मूल्यांकन करती है। ठीक है, तथा बच्चों के सभी पक्षों के विकास स्तर को क्या करती है? स्पष्ट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये समेटिव मूल्यांकन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, इसी से है कि आकलित मूल्यांकन या फॉर्मेटिव मूल्यांकन, फॉर्मेटिव नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा समेटिव। क्या आएगा? समेटिव। फॉर्मेटिव तो रचनात्मक होता है। ठीक है, ठीक है, समेटिव आएगा। तो इसके आपको लाभ बताना है। तो पहला इसमें दिया है, इससे छात्रों के संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और कौशलात्मक पक्ष का मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, आकलित मूल्यांकन द्वारा छात्रों का सर्वगुण विकास किया जाता है। तो सर्वगुण विकास में तो हमारे ये सारे ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका लाभ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, समस्या हमारी, समाधान हमारा, किसका मूल आधार है? तो किसका है? क्रियात्मक शोध का है।
अगला क्वेश्चन है कि ब्लूप्रिंट का संबंध किससे है? तो ब्लूप्रिंट का संबंध प्रश्न पत्र निवारण से है, ठीक है, प्रश्न पत्र निर्माण से है। तो इस तरीके से इसका आंसर ये वाला हो जाएगा एक लाइन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया? तो शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किसने किया? ये किया है स्टीफन एम कोर ने। किसने? स्टीफन एम कोर ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, इस कथन का ये किसने कहा है? तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये रॉश के द्वारा कहा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर। 50 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि वार्षिक मूल्यांकन क्या है? तो सत्र के अंत में होने किए जाने वाले मूल्यांकन को वार्षिक मूल्यांकन कहते हैं, क्योंकि वर्ष में एक बार ही हो रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से है? तो ज्ञानात्मक पक्ष का किससे है संबंध? यहाँ पर होगा ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ठीक है। वैसे सब में सेम ही सेम होते हैं, इसके कितने हैं? 6 हैं। आगे क्या देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताओं ये महत्व बताइए। यह शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक यह क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है? तो विद्यालय के परंपरागत कार्यशैली में परिवर्तन एवं सुधार लाने हेतु। अगला है शैक्षिक प्रणाली में सुधार लाने हेतु, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आवश्यकता या महत्व होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य बताइए। तो उपचारात्मक बताना है, ये आपका 18 और 22 दोनों में पूछा गया है। तो उपचारात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्रों की अधिगम संबंधी त्रुटियों को दूर करके उनके अर्जित ज्ञान को उचित दिशा देना है। क्या है? अर्जित ज्ञान को उचित दिशा देना है, ठीक है। अब चलेंगे इसके बाद हम 54 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 53 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये आपका जो है 18 और 22 में दोनों में पूछा गया था, ठीक है। अब हमारा 54 नंबर क्वेश्चन है। ये दिया है कि परीक्षण किसे कहते हैं, अर्थात इस तरीके से भी आ सकता है कि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे आएगा आपका यही, ठीक है। तो वह प्रक्रिया जिसमें प्रशिक्षक प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है, परीक्षण कहलाता है, ठीक है। जो प्रशिक्षक होते हैं प्रश्नों द्वारा अपने प्रशिक्षु के अधिगम की जांच करता है। जैसे मान लीजिए आप बीटीसी कर रहे हैं, तो आपके जो टीचर हैं वो आपकी जो है क्वेश्चंस पूछ के किसी भी तरीके से आपकी जो है जांच करते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? परीक्षण कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? निबंधात्मक परीक्षण होते हैं या वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं। निबंधात्मक मतलब जैसे मान लीजिए आपके दीर्घ क्वेश्चन हो गए, या आपको किसी टॉपिक पे ऐसे लिखने को दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए, ठीक है। वस्तुनिष्ठ वो होते हैं जो आपके जो गोले रखने वाले आते हैं या टिक मार्क आते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें आपको राइट टिक करना है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है 56 नंबर है कि मूल्यांकन के 2 प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो मूल्यांकन के प्रमुख 2 बताने हैं आपको, ठीक है। तो पहला है ज्ञानात्मक और भावात्मक, ठीक है। क्या है? ज्ञानात्मक है और भावात्मक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है कि व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है। तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो छात्रों के अधिगम को प्रभावित करने वाले प्रत्येक कारक, जो छात्र के अधिगम को जो प्रभावित करते हैं, क्या करते हैं? प्रभावित करने वाले जो प्रत्येक कारक जो होता है, वह प्रत्येक कारक के मूल्यांकन हेतु ही व्यापक मूल्यांकन आवश्यक है, ठीक है। तो जो कारक है उसके लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें व्यापक मूल्यांकन उसकी आवश्यकता होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 58 नंबर है कि वैधता क्या है। पूछा गया है कि वैधता क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट लगाइए क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है आपको पूछने के लिए। तो वैधता का अर्थ बताना है यहाँ पर। तो वह कार्य कुशलता जिससे कोई परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है जिसे
उस तथ्य का मापन करता है जिसके लिए वह बनाया गया है। ठीक है, वैधता मतलब कि जिसके लिए परीक्षण, जिस चीज़ के लिए परीक्षण बनाया गया है और उसका मापन कर रहा है, वो क्या होगा, वो उसकी वैधता होगी। ठीक है, ऐसे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अच्छे परीक्षण में यथार्थता मतलब वैधता, ठीक है, का क्या अभिप्राय है। तो अच्छे परीक्षण में वैधता से तात्पर्य है कि परीक्षण कितनी सत्यता से किसी का मापन करता है, ठीक है, जिससे मापन के उद्देश्य हेतु उसे तैयार किया गया है। तो अच्छे परीक्षण की वैधता का मतलब यह है कि जो आपने परीक्षण रखा है उसमें कितनी सत्यता है और कितनी अच्छी तरीके से उसका मापन किया गया है। ये क्या हो जाता है, यही उसका उद्देश्य होगा वैधता का। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 60 नंबर क्वेश्चन दिया है, प्रश्न करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। जो प्रश्न हम करते हैं उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो प्रश्न करने का उद्देश्य बालक के ज्ञान के स्तर का पता लगाना है, क्योंकि अगर हम किसी से प्रश्न करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि उसको कितनी नॉलेज है, या किसी सब्जेक्ट के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में ले लीजिए, तो हम उसको उससे यही पता लगता है कि उसको कितनी नॉलेज है। ठीक है, और ये पता हम तभी लगा सकते हैं जब हम उससे क्वेश्चंस करेंगे या कुछ और तरीके से उससे जो है बात करेंगे या उसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, इससे बालक परिस्थिति के अनुसार शब्दों का प्रयोग करना सीखता है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो है परिस्थिति के अनुसार, एकदम से मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया तो उसे पता होगा कि परिस्थिति के अनुसार मुझे क्या उसका रिप्लाई देना है या क्या उसका जवाब देना है मुझे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 61 नंबर है। 61 नंबर दिया है कि क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या है। क्रियात्मक शोध की समय अवधि क्या है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं और वहीं से एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो यहाँ पर समय अवधि पूछी गई है। तो क्रियात्मक शोध की कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। ठीक है, क्या है, कोई निश्चित समय अवधि नहीं है। यह 1 मिनट में भी हो सकता है और 1 वर्ष भी लग सकता है। ठीक है, ये क्या आएगा, वर्ष आएगा। इसमें 1 वर्ष भी लग सकता है और 1 मिनट का भी हो सकता है। क्रियात्मक शोध से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे कैसे भी पूछा जाए। ठीक है, उसके चरण पूछे जाए, उसकी डेफिनेशन पूछी जाए या उसका अर्थ पूछा जाए, तो क्रियात्मक शोध इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों के 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रकार तो आपको पता ही होंगे कौन कौन से होते हैं, वस्तुनिष्ठ हो गए और निबंधात्मक हो गए। कैसे हो गए, निबंधात्मक हो गए। ठीक है, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद हम 63 नंबर अपने क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए या क्रियात्मक शोध का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये आपको 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने एवं समाधान के लिए किए जाने वाले शोध क्रियात्मक शोध कहलाते हैं। कि कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई आपका, मान लीजिए किसी भी आप सेक्टर में हैं या किसी भी मान लीजिए आप टीचिंग में ही हैं, तो वहाँ पर आपकी जो समस्याओं के कारणों को जानने के लिए, मतलब कोई समस्या है उसके कारणों को जानना, फिर उसका समाधान, तो उसके लिए जो हम रिसर्च करते हैं, जो करते हैं, वही क्या होता है, क्रियात्मक शोध होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। 64 नंबर देखेंगे। 64 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 64 नंबर भी क्वेश्चन हमारा इसी से रिलेटिव है कि शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध की क्या आवश्यकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में अपनी समस्त समस्याओं का समाधान खोजना क्रियात्मक शोध से ही संभव है। ठीक है, अगर कम समय में आपको किसी अपनी प्रॉब्लम्स का जो है निवारण करना है, उसका सोल्यूशन करना है, तो आप यहाँ पर क्रियात्मक शोध का प्रयोग कर सकते हैं। सही है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है 65 नंबर क्वेश्चन भी हमारा क्या है, क्रियात्मक शोध से ही है। तो क्रियात्मक शोध में परिकल्पना का क्या अर्थ है। तो परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त क्या आएगा, समाप्त आएगा।
समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। परिकल्पना से अभिप्राय उन क्रिया विधियों से है जिनके द्वारा समस्या को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो जो हम प्रयास करते हैं समस्या के समाधान के लिए, वही क्या होता है, क्रियात्मक शोध में परिकल्पना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है मांसपेशियां एवं अंगित गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष से संबंधित है। मांसपेशियां मतलब आप जो बच्चे से मान लीजिए आप किसी भी तरीके से उसके मसल्स को कोई एक्टिविटी कराते हैं जिससे आप उसकी मसल्स जो हैं चल रही हैं या मसल्स का यूज हो रहा है वहाँ पर, तो ये किस तरीके के मूल्यांकन में आएगा, ये कौशलात्मक पक्ष में आएगा। किस में आता है, कौशलात्मक पक्ष में आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सिलाई बुनाई इन चीज़ों को हम अगर कराते हैं तो वहाँ पे कोई कौशल ही, मान लीजिए आप किसी कौशल को सिखाते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये आपका कौशलात्मक पक्ष में आता है। ठीक है, अगले देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 67 नंबर है कि मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर मूल्यांकन का लक्ष्य स्पष्ट करना कि क्या लक्ष्य होता है, हम क्यों मूल्यांकन करते हैं। तो मूल्यांकन का लक्ष्य पृष्ठपोषण, अभिप्रेरणा, अधिगम में वृद्धि करना, शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाना है, वर्गीकरण करना है, चयन करना है, निर्देश में मदद देना आदि है। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, मूल्यांकन के लक्ष्य होते हैं जिसके लिए हम मूल्यांकन करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 68 नंबर देखेंगे। 68 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है। उपचारात्मक शिक्षण क्या है, तो छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने हेतु किए जाने वाले शिक्षण क्या कहलाते हैं, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। ठीक है, जो करते हैं हम वो क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण करा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 69 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से आपका क्या आशय है। तो यहाँ पर क्रियात्मक शोध से आपको सारे क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएंगे, तो इस क्लास को आप ज़रूर देखना, इसको बिल्कुल भी मिस ना करना, क्योंकि इसमें से अगर आप मिस करते हैं तो आपको क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेंगे, आप मिला लेना। ठीक है, कल को तो देखेंगे क्या है, क्रियात्मक शोध के चरण का प्रदत्त विश्लेषण से आपका क्या आशय है। तो क्रियात्मक शोध के चरण प्रदत्त विश्लेषण से शोधकर्ता निम्न प्रकार से विश्लेषण करता है। तो यहाँ पर विश्लेषण कैसे करता है क्रियात्मक शोध में, तो शोध से पूर्व की स्थिति क्या होती है, शोध से पूर्व की स्थिति होगी और शोध के बाद की स्थिति होगी। ठीक है, उपर्युक्त दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है कि समस्या का समाधान कहाँ तक हुआ है। ठीक है, कि अगर हम पहले की स्थिति देखेंगे शोध से पहले की और बाद की, तो उससे हमें यह पता चलेगा कि समाधान हमने कहाँ तक कर लिया। ये क्या होता है, विश्लेषण होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का क्या करना, किसी चरण का क्या विश्लेषण करना। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि अवलोकन क्या है। अवलोकन क्या है, तो अवलोकन क्रियात्मक शोध का एक उपकरण है। तो आपसे क्रियात्मक शोध का कोई उपकरण पूछा जाए तो वहाँ पर आप अवलोकन लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे देखेंगे, इसके अंतर्गत शोधकर्ता समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो अवलोकन से हम जो समस्या होती है उसके बारे में जानकारी को पहले कलेक्ट करते हैं, पता करते हैं उसको। ठीक है, समस्या से संबंधित विभिन्न स्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यम से प्राप्त करना अवलोकन है। ठीक है, कि समस्या संबंधित विभिन्न परिस्थितियों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त करना ही क्या होता है, अवलोकन करना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया है 71 नंबर है कि प्रश्नावली से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्नावली से क्या समझते हैं, प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का उपकरण है। तो यहाँ से हमें क्रियात्मक शोध के दो उपकरण पता चलना है, एक तो अवलोकन हो गया, ठीक है, दूसरा क्या होगा, प्रश्नावली हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दो उपकरण आपको पता चलते हैं। सही है, तो देखेंगे प्रश्नावली क्रियात्मक शोध का क्या है, उपकरण है। शोधकर्ता समस्या के समाधान हेतु स्रोत से विभिन्न जानकारी प्रश्न कर प्राप्त करता है। जो प्रश्न करते हैं हम, तो उससे हमें क्या है, विभिन्न जानकारियाँ पता चलती हैं समस्या के समाधान के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि सतत तथा व्यापक मूल्यांकन कब लागू हुआ था। सतत और व्यापक मूल्यांकन लागू कब हुआ था, तो ये 2009 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2009 में। इसमें अंतर भी पूछा जाता है आपसे, अंतर भी आता है इसके बारे में। ठीक है, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है युग्म मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। युग्म मूल्यांकन क्या है, तो युग्म मूल्यांकन से
जोड़ा बनाने वाले प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं? जोड़ा बनने वाले प्रश्न आते हैं। इसमें दो समूह से शब्द जोड़े इसमें दो समूहों में शब्द जोड़े में दिए जाते हैं। बच्चे से सही जोड़ बनाने को बताया जाता है। जैसे मान लीजिए मिलान करने को आ गया, ठीक है, जैसे रात हो गया, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आपने दिन लिख दिया तो इसका मिलान करना, ठीक है, सुबह लिख दिया तो यहाँ शाम लिख दिया, ठीक है, तो इसको इस तरह से मिलान करना, ये क्या है? युग्म मूल्यांकन होगा, ठीक है आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताइए। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण बताना है, तो अंतिम चरण हर चीज़ का क्या होता है? निष्कर्ष होता है या परिणाम क्या निकला, ठीक है, वही हमारा अंतिम चरण होता है। तो आप इसके चरण भी देख लीजिए अच्छे से, और इसका जो है इसके पक्ष देख लीजिए, इसके उपकरण देख लीजिए क्रियात्मक शोध के, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 75 नंबर है, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? तो साक्षात्कार क्या है? तो यह क्रियात्मक शोध का उपकरण है। क्या है? यह भी क्या है? उपकरण है क्रियात्मक शोध का। एक हमने देखा अवलोकन, देखा अवलोकन, देखा प्रश्नावली, देखा, ठीक है। अब एक क्या देख लिया हमने, यहाँ पर देखिए साक्षात्कार, ठीक है। तो इस तरीके से ये उपकरण होगा इसके। अब हम इसको रफ करते हैं, आगे पढ़ेंगे साक्षात्कार के बारे में। तो यह एक प्रकार की मौखिक प्रश्नावली है। इस विधि में शोधकर्ता एवं साक्षात्कारदाता आमने सामने बैठकर जानकारी का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप जिसकी आप जानकारी ले रहे हैं या जिसकी समस्या का समाधान करने के लिए जा रहे हैं, तो उसको सामने बिठा लेंगे, फिर उससे बातचीत करेंगे, उससे प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर देगा वो। तो साक्षात्कार मतलब आमने सामने जो बातचीत की जाती है उसी को साक्षात्कार कहते हैं। इसमें क्या, जो आपके विचार हैं उनका आदान प्रदान होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है न्याय दर्शन, इसके लिए हम बोलते हैं सैंपल, ठीक है। न्याय दर्शन या सैंपल की विशेषता बताइए। तो न्याय दर्शन का आकार पर्याप्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पर्याप्त होना चाहिए। न्याय दर्शन का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वह जनसंख्या समष्टि का प्रतिनिधित्व करे, वरना इससे प्राप्त परिणाम भ्रामक होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? भ्रामक होते हैं, ठीक है। तो आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 77 नंबर दिया है। तो 77 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें दिया है कि मूल्यांकन में ग्रेडिंग सिस्टम स्पष्ट कीजिए। तो आपको बताना है कि अगर आप मूल्यांकन कर रहे हैं बच्चे का, तो किस तरीके से बच्चे को आप ग्रेड देंगे, ठीक है। ग्रेडिंग सिस्टम क्या रहेगा? तो इस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद इन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है। इसी प्रकार विद्यालय में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय की ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो विद्यालय की ग्रेडिंग सिस्टम एक तरफ लिखना है, यहाँ पर अंक लिखना है। तो भौतिक परिवेश के लिए कितने? 5 नंबर दिए जाते हैं। सामुदायिक सहभागिता के लिए 5 नंबर हैं, और नामांकन और उपस्थिति के लिए कितने हैं? 15 मार्क्स होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। इसके बाद और दिया है कि शिक्षण का स्तर के लिए 20 नंबर होते हैं, और सत्र परीक्षा के आधार पर कितने होते हैं? 55 नंबर होते हैं। छात्रों की शैक्षिक स्तर क्या होता है? 100 नंबर का होता है। तो इस तरीके से जो हम ग्रेडिंग जो है बच्चे को रेटिंग दे सकते हैं, ठीक है, कि किस में उसने क्या स्कोर किया है और क्या क्या उसको मार्क्स देने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है छात्र प्रोफाइल क्या है। तो छात्र प्रोफाइल आपने टीचिंग करी होगी, तो वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि छात्र प्रोफाइल कैसे बनाना है। तो ये तो आप लिख ही सकते हैं। तो छात्र प्रोफाइल वह अभिलेख है जिसके माध्यम से बच्चों की प्रगति, विद्यालय के वातावरण से उनका समायोजन, उनके विकास की गति और दिशा का ज्ञान उपलब्ध करा जाता है। तो प्रोफाइल में क्या है? एक बच्चा कोई भी मान लीजिए ये है, किसी भी बच्चे का हम डाटा कलेक्ट करके इस तरीके से हम ये सारी चीज़ें भर सकते हैं। यही क्या होती है? छात्र प्रोफाइल होती है, ठीक है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि मूल्यांकन हेतु कितनी परीक्षा होती हैं। तो मूल्यांकन करते हैं तो कौन कौन सी परीक्षा होती है? 3 तरीके की होती हैं, क्योंकि आप भी पढ़ते चले आए हैं स्कूल में, तो आपको भी पता होगा। सत्र परीक्षा होती है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं होती हैं और वार्षिक परीक्षाएं होती हैं। 3 तरीके की परीक्षाएं
करी जाती हैं विद्यालय में मूल्यांकन के लिए बच्चे के। आगे देखेंगे 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन दिया है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। तो मूल्यांकन वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है अथवा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, मूल्यांकन से हमें ये पता चलता है हमने जो बच्चे को पूरी साल भर पढ़ाया है, ठीक है, उसका उस पर कितना अफेक्ट पड़ा है, क्या क्या उसका हमें निर्णय मिल रहा है कि उसने कुछ सीखा भी है या नहीं सीखा है। ठीक है, तो इसके लिए हम मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, ये मूल्यांकन हम करते हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, 80 बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए और अपने बेल आइकन को अच्छे प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। और क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा यहाँ से जो है आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स हुई हैं, और पेपर के बाद मुझे ये भी बताना यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन फंसे हैं। ठीक है, कि यहाँ से बताए हुए क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं आपको। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। अब देखेंगे 81 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 81 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, क्रियात्मक शोध की 2 विशेषताएं बताइए। और ये आपका 17 और 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहली विशेषता इसमें दिया है, शोध की समस्या अनुभवजन्य होती है। कैसी होती है? अनुभवजन्य होती है। यह शोध संस्था के सामान्य वातावरण में बिना किसी नियंत्रण परिस्थिति को उत्पन्न किए पूरा किया जाता है। ठीक है, किसी भी परिस्थिति को उत्पन्न किए बिना ही इसको क्या है, पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 82 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 82 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट टिक करना। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नवाचार से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन 3 तरीके से आप पूछा जा सकता है कि शिक्षा में नवाचार का अर्थ बताइए, या शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो देखेंगे क्या है, नवाचार किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। क्या है? किसी कार्य को नवीन जो है, नवाचार क्या है, किसी नवीन कार्य को करना या किसी कार्य को नए ढंग से करना। ठीक है, आज शिक्षा से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को महत्व दिया गया है। तो नवाचार मतलब कि नई नई चीज़ों को हम, नई नई तकनीकों को लाना। ठीक है, जैसे शिक्षा में मान लीजिए पहले बच्चे ऐसे पढ़ते थे, अब कितनी सारी तकनीकें आ गई हैं, वहाँ पर बच्चों को टीवी के द्वारा भी सिखाया जाता है, उनको एक्टिविटी भी बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती हैं। और अब हम चलेंगे अपने 83 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखेंगे क्या है। 83 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। क्या है? क्रियात्मक शोध को स्पष्ट कीजिए। तो क्रियात्मक शोध का वह व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास खुद उसके द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्रियात्मक शोध क्या है? शोध का वह व्यवहारिक रूप है। क्या है? व्यवहारिक रूप है जिसमें विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा, तो विद्यालय में लोग हैं उनके द्वारा, मान लीजिए टीचर्स हैं, उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से समाधान का प्रयास, मतलब वैज्ञानिक ढंग से समस्याओं का प्रयास जो है खुद खुद उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम टीचर हैं, तो हम विद्यालय में हैं। ठीक है, हमारे सामने जो समस्याएं आ रही हैं उनको हम वैज्ञानिक ढंग से उनका समाधान कर रहे हैं, और समाधान क्या है, हम खुद कर रहे हैं, दूसरे से नहीं करा रहे हैं। ठीक है, यही क्या है, क्रियात्मक शोध होता है। आगे चलेंगे, 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अच्छे प्रश्नों की विशेषता बताइए। जो अच्छे प्रश्न होते हैं, हम पूछते हैं बच्चों की, उसकी विशेषता क्या होती है? तो उसकी विशेषता होती है कि अच्छे प्रश्नों की प्रमुख विशेषता निम्न है। तो पहला इसमें दिया होगा, आप पहला 1 2 3 करके भी डाल सकते हैं, या आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो प्रश्न की शब्दावली क्या हो, संक्षिप्त हो। क्या हो, संक्षिप्त हो। तो शब्दावली यहाँ पे आएगा, शब्दावली। ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। शब्दावली कैसी हो, संक्षिप्त हो, उनकी भाषा पुस्तक की भाषा से पृथक हो। कैसी हो, जो आप ऐसा ना कि किताब में जो क्वेश्चन दिए हैं वही पूछ लिए हैं, तो उससे थोड़ा अलग हटके पूछना चाहिए बच्चों से। सही है। वह विचार उत्तेजक हो। प्रश्न दुविधा से उत्पन्न करें। कैसे? प्रश्नों को क्या है, दुविधा से उत्पन्न करें। और प्रश्न छात्रों के मस्तिष्क
प्रश्न छात्रों के मस्तिष्क विकास के अनुरूप हो, ठीक है, जैसा बच्चा है उसी तरीके से क्वेश्चंस होने चाहिए। उनमें क्रमबद्धता हो, ठीक है, कैसी हो, क्रमबद्धता हो। ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन आपने साइंस का पूछ लिया, दूसरा आप जो है हिंदी का पूछ रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट का पूछ लिया, तो प्रश्नों में क्या हो, क्रमबद्धता हो, ठीक है। तो आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, समझ गए होंगे इसको तो आप खुद भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 85 नंबर है क्वेश्चन कि कक्षा में बच्चों को प्रश्न क्यों किए जाते हैं। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम देखेंगे कैसे, इससे हमें एक आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कक्षा में प्रश्न विद्यार्थियों के विषय के रुचि जागृत करते हैं, क्या करते हैं, विद्यार्थी के विषय में क्या है, रुचि जागृत करते हैं, और विषय के ज्ञान तथा समझ की परीक्षा लेने और पूर्व ज्ञान की नवीन ज्ञान से समृद्ध करने और पाठ की पुनरावृत्ति कराने और नए ज्ञान का अभ्यास करना और मानसिक शक्तियों का विकास करने आदि हेतु किए जाते हैं। तो प्रश्न हम इन तरीके से कर सकते हैं, बच्चों की तार्किक शक्ति बढ़ती है और उनमें जिज्ञासा बढ़ेगी कि वो सब्जेक्ट जो उनको नहीं आ रहा है, अगर आप उसमें उनसे प्रश्न करेंगे तो उनकी उस सब्जेक्ट को जानने की और जिज्ञासा बढ़ेगी, उसके बारे में वो आपसे कहेंगे कि सर या मैम आप और क्वेश्चन पूछिए इससे, हमें इससे क्या है, उनकी जो मानसिक शक्ति है उसका भी विकास होगा। आगे चलेंगे, 86 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 86 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, परिकल्पना से आपका क्या आशय है। तो परिकल्पना क्या है या इसका आशय क्या है, ये आपका 22 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो शोध की विशिष्ट समस्याओं का प्रस्तावित उत्तर परिकल्पना है। शोध की विशिष्ट समस्याओं का प्रस्तावित मतलब कि हमने शोध की, मान लो रिसर्च की, ठीक है, उसके बाद हमने जो हमारे सामने जो समस्या थी फिर उसका हमने उत्तर ढूंढ लिया, यही क्या होगा, परिकल्पना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है, 87 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो देखेंगे क्या है, 87 नंबर है हमारा, व्यापक मूल्यांकन पर है। तो व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता बताएंगे। तो छात्र के केवल मानसिक विकास का मूल्यांकन करके उनके व्यक्तित्व के सभी पहलुओं के मूल्यांकन करने की दृष्टि से व्यापक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। तो इससे हम बच्चे के जो सभी पक्ष होते हैं उसके क्रियात्मक, मानसिक और जो भी कौशलात्मक सारे पक्षों को क्या है, हम व्यापक मूल्यांकन के द्वारा पता कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 88 नंबर क्वेश्चन दिया है, मूल्यांकन के प्रमुख पक्षों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से पक्ष हो गए, संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, एक भावात्मक पक्ष हो गया, और कौशलात्मक पक्ष और व्यवहारात्मक पक्ष, ठीक है, ये क्या हो गए, मूल्यांकन के पक्ष हो गए, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 89 नंबर क्वेश्चन दिया है कि प्रश्नों के प्रमुख प्रकार बताइए। तो प्रकार तो हम पहले भी कर चुके हैं कि प्रश्नों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर हम और देखेंगे, यहाँ होगा विचारोत्तेजक, क्या विचार उत्तेजक प्रश्न होंगे, और शिक्षण प्रश्न होंगे, स्मृति प्रश्न होंगे, परीक्षण प्रश्न होंगे, समस्यात्मक प्रश्न होंगे, तुलनात्मक प्रश्न होंगे और बोध प्रश्न होंगे, ठीक है। ये क्या होंगे, प्रश्नों के प्रमुख प्रकार होते हैं। अब 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 90 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, परीक्षण में वैधता से क्या अभिप्राय है। इसको हमने ऊपर भी पढ़ा था अभी। तो परीक्षण में वैधता से आज से उस कार्य कुशलता से है जिससे वह परीक्षण उस तथ्य का मापन करता है, इसके लिए यह बनाया गया है, ठीक है, वैधता। आगे चलेंगे, 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, 91 कि क्रियात्मक शोध की आवश्यकता बताइए। तो विद्यालय के विभिन्न समस्याओं के त्वरित समाधान करने, समान परिस्थितियों के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा करने के लिए क्रियात्मक शोध की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 92 नंबर क्वेश्चन है, मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष को बताइए। तो आपको सारे पक्षों के बारे में पता होना चाहिए, कोई भी पक्ष आपसे पूछ लिया जाएगा। तो मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष से तात्पर्य है कि छात्रों के भावों, रुचियों, दृष्टिकोणों, मूल्य और मनोवृत्ति, अभिवृत्ति आदि का मूल्यांकन करना। तो बच्चे के अंदर के भाव क्या हैं, उसकी रुचि क्या क्या है, ठीक है, और किस तरीके से वो उसका नज़रिया है देखने का, इसके लिए हम भावात्मक पक्ष जो है मूल्यांकन के लिए होता है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मूल्यांकन के अंतर्गत संज्ञान
सहगामी पक्ष से आप क्या समझते हैं? इसको आप ध्यान से देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप एक बार में इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और यहीं से आपको पूछ लिया जाएगा। तो संज्ञान सहभागी पक्ष, तो मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष के बाद भावात्मक तथा कौशलात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष आता है। इसे संज्ञान सहभागी पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञान सहभागी, मतलब जी संज्ञानात्मक पक्ष होता है, उसका सहभागी पक्ष क्या होगा? भावात्मक होगा और कौशलात्मक होगा। ठीक है, ये दोनों पक्ष भावात्मक, कौशलात्मक और व्यवहारात्मक। ठीक है, तो आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि मूल्यांकन के युग्म मूल्यांकन से क्या स्पष्ट है? तो ये हमने पढ़ा था ऊपर क्वेश्चन पे युग्म मूल्यांकन के बारे में। तो युग्म मूल्यांकन में छात्र छात्राएं परस्पर एक दूसरे का सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सफलतापूर्वक मूल्यांकन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सतत मूल्यांकन से आशय बताइए। तो ये भी 17 में पूछा गया और ये भी आपका 17 में पूछा गया। तो सतत मूल्यांकन से आशय क्या है? उस मूल्यांकन से है जो सीखने सिखाने के साथ साथ चलता रहता है, जिससे छात्र के अनुभवों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन का लगातार मूल्यांकन होता रहता है। ठीक है, ये कैसा होता है? सतत मूल्यांकन होता है हमारा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 96 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है, ये भी हमारा व्यापक मूल्यांकन से अब आपके जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य बताना है। तो व्यापक मूल्यांकन उद्देश्य क्या है? छात्रों के सभी पक्षों भावात्मक, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक और व्यवहारात्मक मूल्यांकन करना। ठीक है, क्या है? व्यापक मूल्यांकन है। तो व्यापक मूल्यांकन में हम बच्चे के सभी पक्षों का क्या है? मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब हमारा 97 नंबर क्वेश्चन दिया है कि छात्रों की शैक्षिक अभिवृद्धि से आपका क्या आशय है? तो बच्चे की अभिवृद्धि क्या है? बच्चे की अभिवृद्धि का आशय है कि बालक की क्या है? कि बालक की डील डॉल ए भार की वृद्धि। ठीक है, इसमें मांसपेशियों तथा शरीर की संरचना में ही नहीं होती, वरन यह आंतरिक अंगों और मस्तिष्क में भी होती है। ठीक है, जो आपकी बच्चे की अभिवृद्धि का मतलब कि बच्चे का बाहर का केवल विकास नहीं होता है या वृद्धि नहीं होती है, उसके अंदर भी होती है। ठीक है, और बालक के मस्तिष्क में जैसे जैसे अभिवृद्धि हो जाती है, उसकी सीखने, स्मरण करने और तर्क करने की क्षमता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आपने देखा होगा जैसे जैसे मनुष्य के जो मस्तिष्क का विकास होता है, वो चीज़ों को और अच्छे से याद कर पाता है और सीख पाता है। ठीक है, तर्क करने की क्षमता आना बालक के मस्तिष्क की अभिवृद्धि का ही परिणाम होता है। ठीक है, बच्चे के अंदर अगर तार्किक क्षमता आ गई है, वो तर्क करने लगा है, तो उसके मस्तिष्क में क्या होगी? अभिवृद्धि हो गई। ठीक है, उसका मस्तिष्क जो है पूरी तरीके से विकसित हो गया है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है मूल्यांकन में जोड़ा बनाने वाले प्रश्न से आपका क्या तात्पर्य? ये हमने अभी देखा था। ठीक है, जोड़ा बनाने वाले जो प्रश्न थे, तो जोड़ा बनाने वाले प्रश्न का आशय दी गई सूचियां हैं, 2 अथवा 2 से अधिक में एक सूची होगी। ठीक है, के एकांशों को दूसरी सूची, ठीक है, दूसरी सूची के एकांशों से मिलान या जोड़ बनाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ हम मिलान करते, बचपन में नहीं आते थे हमारे लिए क्वेश्चन जो मिलान करने होते थे हमें किसी भी टॉपिक्स का। ठीक है, तो इस तरीके से जोड़ा बनाने वाले जो प्रश्न होते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 99 नंबर दिया है। यहाँ पर हम 100 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो क्रियात्मक शोध का उद्देश्य, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रियात्मक शोध का उद्देश्य क्या है? शिक्षा जगत के लोगों द्वारा संस्था सामान्य परिस्थितियों में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करने हेतु शिक्षा जगत की समस्याओं का समाधान करना। ठीक है, जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, उनको हम लाके हम जो अपनी समस्या का समाधान कर रहे हैं, वो क्रियात्मक शोध होता है। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 नंबर क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध से आपका तात्पर्य बताइए। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है कि क्रियात्मक शोध से आशय क्या है? उस व्यवहारिक शोध से है जिससे विद्यालय से संबंधित लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली समस्याओं के वैज्ञानिक ढंग से हल करने का प्रयास स्वयं करके द्वारा किया जाता है। ठीक है,
स्वयं उनके द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? उनके द्वारा किया जाता है। उनके मतलब हमारे द्वारा किया जाता है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है न्याय दर्शन से आपका क्या, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको ऊपर पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे इसके बाद हम तो देखेंगे कि अवलोकन से तात्पर्य क्या है। तो क्रियात्मक शोध के उपकरण के रूप में अवलोकन से आशय उन शोध में ली जाने वाली जनसंख्या के किसी कार्य अथवा व्यवहार को देखना, अवलोकित करना, उससे उसके वंचित कार्य व्यवहार के विषय में निर्णय लिया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से क्रियात्मक शोध जो का उपकरण के अंतर्गत जो अवलोकन आता है उसके बारे में देखा हमने। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन ये आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रियात्मक शोध के अंतर्गत प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। क्या है? प्रदत्त विश्लेषण का आशय बताइए। तो क्रियात्मक शोध में प्रयुक्त उपकरण के माध्यम से संकलित प्रदत्तों का निष्कर्ष प्राप्त करने की दृष्टि से सांख्यिकी आदि के प्रयोग द्वारा विश्लेषण करना प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? प्रदत्त विश्लेषण कहलाता है, सही है। इसके बाद हम 104 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? 104 नंबर क्वेश्चन दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शून्य परिकल्पना का अर्थ बताइए। ये आपको 17 में पूछा गया है, शून्य परिकल्पना। तो शून्य परिकल्पना एक प्रकार की क्या है? नकारात्मक परिकल्पना है। क्या है? नकारात्मक परिकल्पना है। इसमें यह मानक चलते हैं कि दो घरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे 105 नंबर देखेंगे। 105 नंबर दिया है क्रियात्मक शोध के चरण क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको कोई भी चरण पूछ लिया जा सकता है। तो पहला चरण इसमें है समस्या चयन, फिर समस्या को परिभाषित करना, फिर समस्या की क्या है? समस्या की क्या है? सीमा होगी, ठीक है। क्या होगी? समस्या की सीमांकन होगा। अगला है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना, फिर क्रियात्मक परिकल्पना का निर्माण करना, फिर अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास करना, फिर विश्लेषण करना, लास्ट में सबसे हम क्या करेंगे? निष्कर्ष करेंगे, ठीक है। ये क्रियात्मक शोध के चरण होते हैं। आगे चलेंगे 106 नंबर देखेंगे। 106 नंबर दिया है सतत तथा व्यापक मूल्यांकन किसके द्वारा शुरू किया गया था। अब इससे पहले हमने पढ़ा था कि ये कब लाया गया था, अब यहाँ पर दिया है कि किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, अगर आपने ध्यान से देखी है मेरी क्लास तो आपको पता होगा कब लागू किया गया था। तो सतत तथा व्यापक मूल्यांकन भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? भारत के केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड के द्वारा शुरू की गई थी। और कब लागू की गई थी? 2009 में लागू की गई थी। अभी हमने इसको ऊपर पढ़ा है, ठीक है। आगे देखेंगे 107 नंबर देखेंगे। 107 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है कि निबंधात्मक परीक्षण के प्रकार बताइए। तो निबंधात्मक परीक्षण में दो प्रकार के क्वेश्चन आपको पता ही होते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं, ठीक है। कैसे? लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, ठीक है। और एक आपका वस्तुनिष्ठ होता है, उसमें आपके जो टिक मार्क हो जाते हैं या उसमें ज़्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव हो गए और अति लघु हो गए। कैसे हो गए? अति लघु हो गए, ठीक है। और क्या हो गए? और बहुविकल्पीय हो गए या वस्तुनिष्ठ हो गए, बहुविकल्पीय, ठीक है। ये आपके आएंगे वस्तुनिष्ठ में और ये आपके आएंगे निबंधात्मक परीक्षा में, क्योंकि इसमें हम थोड़ा थ्योरी वाइज लिखते हैं, 2-4 पेज। दीर्घ में तो कम से कम 5-6 पेज लिखना पड़ता है, लघु में आप 3-4 पेज मैक्सिमम होता है। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 108 नंबर क्वेश्चन देखें। विश्वसनीयता किसे कहते हैं। तो 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। विश्वसनीयता, तो विश्वसनीयता किसी परीक्षण पर व्यक्ति के प्राप्तांकों की संगति है, अर्थात यदि एक व्यक्ति की परीक्षा किसी परीक्षण को बार बार ली जाए, कि कोई व्यक्ति है उसकी परीक्षा जो है वो बार बार ली जाए और प्रत्येक बार वह व्यक्ति समान प्राप्तांक अर्जित करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आप एग्जाम देख रहे हैं और उसका हर बार में आपका रिजल्ट एक जैसा आ रहा है, सेम ही आ रहा है, आपसे कितनी बार भी परीक्षा ले ली जाए
तो वह हमारी क्या होगी, परीक्षण की विश्वसनीयता कहा जाता है। ठीक है, क्या होती है, विश्वसनीयता होती है। अगला देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट लगाइए इसको, क्या लगाइए, इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लगाइए। तो क्वेश्चन दिया है 109 नंबर की, निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है। क्वेश्चन हमारा दिया है कि निदानात्मक परीक्षण किस प्रकार के छात्रों को दिया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, निदानात्मक परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो देखेंगे, निदानात्मक परीक्षण एक ऐसा परीक्षण है जिसके आधार पर जटिल विषय वस्तु को सूक्ष्म इकाई में बालक की विशिष्टता और कमियों परिलक्षित होती हैं। ठीक है, और नैदांतिक शिक्षण, क्या नैदांतिक शिक्षण द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जाता है कि पाठ्य पुस्तक का कौन सा भाग उस मात्रा में सीखा गया है कि कितना भाग छात्र के सीखने के असमर्थ रहा है। ठीक है, निदान परीक्षण व्यक्ति की जांच करने के पश्चात किसी एक या अधिक क्षेत्रों के छात्र की विशेषताओं तथा कमियों को व्यक्त करता है। ठीक है, यह परीक्षण विषय संबंधित कमियों का निदान करके उनके उपचार की व्यवस्था करता है। ठीक है, पहले हम कोई समस्या मान लीजिए आ रही है तो पहले हम निदान करेंगे उसका। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा उपचारात्मक परीक्षण। ठीक है, पहले निदानात्मक परीक्षण होगा, उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण होगा। ठीक है, तो उस जो समस्या है उसका पता लगाने के लिए हम निदानात्मक परीक्षण करते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 110 नंबर है कि मूल्यांकन से आपका क्या अभिप्राय है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है, मूल्य का आंकन से है। क्या है, मूल्य के आंकन से है। तो शिक्षा में मूल्यांकन से तात्पर्य विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए शिक्षण के उद्देश्यों की सीमा ज्ञात करने की प्रक्रिया से लिया जाता है कि बच्चे ने पूरी साल तक जो हमने उसको पढ़ाया है या सिखाया है वो कितना वो सीख पाया है। ठीक है, इसका परीक्षण हम मूल्यांकन के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 111 नंबर क्वेश्चन हमारा है। क्या है 111 नंबर, 111 नंबर क्वेश्चन दिया है कि शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। शैक्षिक मापन किसे कहते हैं। तो शैक्षिक मापन एक ऐसी वर्णनात्मक प्रक्रिया है जिसमें छात्र के साथ ही शिक्षा अथवा उसकी व्यवस्था से संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों या विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य, क्या है, शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं शैक्षिक मापन के बारे में। शैक्षिक मापन एक ऐसी कैसी है, वर्णनात्मक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, वर्णनात्मक प्रक्रिया है। इसमें छात्र के साथ साथ क्या करते हैं हम, शिक्षा तथा उसकी व्यवस्था, जो शिक्षा हमारी है और जो शिक्षा व्यवस्था है, संबंधित व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के किन्हीं गुणों अथवा विशेषताओं का शैक्षिक उद्देश्य से क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, शैक्षिक मापन होगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है परीक्षण का अर्थ, ये भी हम कर चुके हैं। तो परीक्षण मापन के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक ऐसा उपकार है जिसकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता को उनके प्रयोग किए जाने से पूर्व सुनिश्चित कर लिया जाता है। ठीक है, ये हमारा परीक्षण हो जाता है। आगे चलेंगे, क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है। तो क्रियात्मक शोध का मूल मंत्र क्या है, समस्या हमारी समाधान हमारा, समस्या हमारी और समाधान भी हमारा होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक शोध क्या है। शैक्षिक शोध क्या है, ये आपका 1922 में पूछा गया है। तो शैक्षिक अनुसंधान द्वारा अध्ययन, शिक्षण विधियों, शिक्षक प्रशिक्षण और कक्षा गति की जैसी विभिन्न पहलुओं पर किया जाता है। यह शोध शिक्षा संबंधी समस्याओं पर किया जाता है, उसे शैक्षिक अनुसंधान कहा जाता है। जो शिक्षा संबंधी समस्याओं पे हम जो शोध करते हैं, जो रिसर्च करते हैं, उसे हम शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे 115 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन दिया है कि लिखित परीक्षा की उपयोगिता लिखिए। तो ये आप लिख सकते हैं, ये आपको 1922 में पूछा गया है। तो कुछ क्वेश्चन आपको टफ होंगे और कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी होंगे जो सब कर पाएंगे। ठीक है, यही क्या होता है, एक आपकी परसेंटेज अच्छी करने का वो होता है। लेकिन जो टफ क्वेश्चन होंगे वो वही कर सकते हैं जो सही से पढ़े होंगे या सही से उन्होंने सीखा होगा। ठीक है, उसके बारे में तो देखेंगे क्या है, लिखित परीक्षा की उपयोगिता। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसको सभी लिख सकते हैं। तो इसके द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति के स्तर का पता चल जाता है। सेकंड इसमें दिया है कि लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र की भाषा ज्ञान
की जानकारी प्राप्त होती है और लिखित परीक्षा द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली का ज्ञान होता है। हमें पता चलता है कि बच्चा किस तरीके से अपने विचारों को लिखकर व्यक्त कर रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन 116 नंबर है कि सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण लिखिए। तो सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण कौन कौन से हैं? प्रत्यक्षीकरण, समायोजन, निर्देशित अनुक्रिया, यांत्रिकीकरण, जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया। ठीक है, ये सारे क्या होंगे? सामाजिक कौशल मूल्यांकन के उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 116 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चलेंगे 117 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 117 नंबर क्वेश्चन दिया है, सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों है? तो मूल्यांकन के द्वारा बालक के विषय में उपयोगी सूचनाएं प्राप्त होती हैं जिनका सामाजिक व्यवस्था बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेकंड दिया है कि मूल्यांकन से व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान होता है, इसी ज्ञान से व्यक्तिगत शिक्षण संभव होता है। ठीक है, तो ये सामाजिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन की आवश्यकता हो गई। 118 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से साधन है? भाषा हो गया, व्याकरण हो गया या बोली हो गया। तो हम इसमें क्या है, मौखिक तरीके से अभिव्यक्ति करते हैं। आगे चलेंगे, 119 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 119 नंबर क्वेश्चन दिया है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता बताइए। तो क्रियात्मक शोध की शिक्षा में क्या आवश्यकता है, और 2019 में पूछा गया है क्वेश्चन ये। तो पहली इसमें दिया है, विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार अथवा विकास करना और छात्रों एवं शिक्षकों के प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना। और इसके बाद यह है कि विद्यालय के कार्यकर्ता, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना क्या है, क्रियात्मक शोध की शिक्षा में आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 120 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया है कि उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। कि उपचारात्मक शिक्षण की कोई 2 विधियां लिखिए। तो पहले इसमें दिया है, छात्रों की त्रुटियों एवं कमियों को समय समय पर शुद्ध करना। क्या है? समय समय पर क्या करना? शुद्ध करना। और प्रत्येक छात्र के अधिगम संबंधित दोषों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। मतलब अगर बच्चे में कोई दोष है, किसी भी तरीके से उसे समस्या है, तो आप उसको पर्सनली जाके पूछिए और उसको दोष का क्या है, निवारण कीजिए, उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, उस पर। तो इस तरीके से जो 120 नंबर क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पर हमारी क्लास है कंप्लीट होती है। आपको क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और क्लास देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि पेपर में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, आपके पेपर आने वाले हैं। और ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि इसमें मैंने आपको आपके सिलेबस से रिलेटिव सारे क्वेश्चन ही रखे हैं। राजन सीरीज से आपको क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, आपको पेपर कहीं से नहीं आएगा, केवल यहीं से आता है। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपने बेल आइकन को अच्छे से प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, क्योंकि अब छुट्टियां आपकी बहुत हो गई हैं, तो आप जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। आई होप आपकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी और आज आपकी भाई दूज भी बहुत अच्छी गई होगी। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए। हम यही चाहेंगे आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आए। ठीक है, यहाँ से इस चैनल से आपको फ़ायदा मिले। सही, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होंगी आपके सामने। ओके, धन्यवाद, कीप वॉचिंग।